मेरा नाम शिवानी है और मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा जवान रहता है और मेरा बदन भरा-भरा था और मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत हूँ। अब बात करते हैं मेरे 23 साल के देवर की, जो मेरा दीवाना हो गया है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे दिल में एक हलचल सी मचा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है, तो उसकी आंखों में वह खास चमक होती है, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। तभी वह मुझसे कहता है, भाभी, आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसलिए मेरे पति कभी-कभी दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं, क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी पर है। मेरी 10 साल की एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियों का साइज और भी बढ़ गया है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अब भी तक भूत के दीवाने थे। वैसे आमतौर पर भूत का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मैं भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति अजय घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए दोस्तों ने उन्हें शराब पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। अजय का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द और हताशा का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी सास और मेरा देवर कुलदीप उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे ससुर जी और सास तो वापस चले गए, लेकिन अजय ने कुलदीप को यहाँ रुकने के लिए कह दिया, क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही घर के सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे। इसीलिए मैंने अपनी सास को कहकर अपने देवर कुलदीप को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। कुलदीप मान गया और बहुत खुश हो गया। कुलदीप की हाइट 6 फीट थी, शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। कुलदीप ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज कुलदीप मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि वह शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं अजय को खाना खिला रही थी, तब कुलदीप भी हमारे पास बैठा था। फिर सबने साथ खाना खाया और कुलदीप अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। अजय के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने सूरज के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप मुझे रोजाना प्यार करते थे। अजय यह सुनकर मुझको मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी जोश में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रही है। सच बताओ तो इस हुस्न ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। पूजा, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो बेबी, फिर देखना मैं इस बार में तुम्हारा क्या हाल करता हूं। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाकी है प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी टेंशन दूर करने के लिए बोले, चलो नहीं तो कम से दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटियां नेहा ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे मुंह खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद अजय सो गए, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर कुलदीप को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। लेकिन कुलदीप अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ कुलदीप, 2 बज चुका है और तुम अभी तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। कुलदीप उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर कुलदीप ने कहा, भाभी आप भी तो नहीं सोए। मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। कुलदीप ने कहा, क्यों, कोई बात हो गई क्या। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं,
मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसी बात सुनते ही कुलदीप ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? कुलदीप कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्मा रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी भाभी से इतना क्यों शर्माना? वह धीरे से बोला, भाभी सच बताओ, तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। कुलदीप ने कहा, हाँ भाभी, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दी है। मैंने कहा, तुमने उसकी ठुकाई तो कर दी होगी ना? कुलदीप बोला, नहीं भाभी, सच बताऊं तो मैंने उसे ढंग से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो यार। कुलदीप, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करती करती कुलदीप के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो कुलदीप बेड पर बैठा हुआ मुझे निहार रहा था। मेरे उठते ही कुलदीप ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा क्या देख रहे थे तो वह बोला, भाभी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैं मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे? कुलदीप मुस्कुराकर पूछने लगा। भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात कह सकता हूं। मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है? कुलदीप मुझसे कहने लगा, भाभी सच बताना, आप जो 2.5-2.5 किलो के वजन अपने सीने पर लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी यह बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद कुलदीप मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। कुलदीप को आए हुए लगभग 10 से 12 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने भाई को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभी मेरी कमर की मालिश भी कर देता। लेकिन मेरी प्यास दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो कुलदीप ही है जो मेरी प्यास बुझा सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो स्टडी करते थे। वे भी मुझ पर लाइन मारते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती थी तो वे मुझे देख के अपनी आंखें सेकते लेते थे। पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को सेट कर लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कल को पता नहीं इनमें से कौन मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे। इसीलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन कुलदीप तो घर का ही है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि वही मुझे शांत कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज कुलदीप को फंसा ही लूंगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही कुलदीप नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में ही लौटे। मैं दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी ननिहाल गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब एक्स्ट्रा दूध निकालना पड़ता था और घर में मेरे पति और कुलदीप के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही कुलदीप अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा, सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे कुलदीप, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। कुलदीप बोला, अरे भाभी, ऐसे मैं अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। कुलदीप का भी मन कर रहा था, लेकिन मैं उसकी भाभी थी, इसीलिए वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे कुलदीप रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वो मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो, क्या तुमने आज तक नहीं देखा क्या? कुलदीप बोला, कसम से भाभी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही मस्त है, बहुत खूब। मैं क्या कहूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भाभी, मैंने कहा, अरे चलो, अब तारीफें करना छोड़ो और यहां मेरी मदद करो। तभी कुलदीप बोला,
भाभी मुझे नहीं आता, कैसे करना है? तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब कुलदीप की धड़कनें तेज होने लगी तो मैंने सोचा कि अब इसके आगे झुकने का सही समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि कुलदीप का शैम्पू तो पहले ही निकल चुका है। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से कुलदीप को मारते हुए कहा, यह क्या किया पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही कुलदीप का नशा उतरा उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी भाभी, सॉरी, वो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूं। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई में से चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसीलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और अजय को कमरे में देने के लिए चली गई। अजय भी बैठे बैठे खाने का ही इंतजार कर रहे थे। अजय बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी हैं। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो मैं पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। मेरे पति मुझे देखकर बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? पूजा, धीरे धीरे काम किया करो, ना देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो नो बेबी नो कहकर स्पीडी को दुगना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना पूजा, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद अजय ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद मैं कुलदीप के कमरे में उसे देखने के लिए, तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं कुलदीप को चाय देने गई तो वह बैठा फोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है कुलदीप, आज तो तुम काफी ढीले ढाले से लग रहे हो। कुलदीप बोला, भाभी, वह मैंने पहली बार ऐसा अनुभव लिया था, प्लीज आप बुरा मत मानना। मैं सच बता रहा हूं, मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, मैं कब बुरा मानने लगी, वैसे सच बताओ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने कुलदीप को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज कुलदीप के मुंह से तो मेरे लिए फूल ही झड़ रहे थे। वह बस मेरी तारीफें ही करता जा रहा था। भाभी, आप बहुत अच्छी हो। मैं तो सोच रही हूं कि सारी उम्र आपके साथ ही रहूं। इन 15 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा है, और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं। लगता है तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। कुलदीप मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं भाभी, मेरे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज मौसी, मना मत करना, बस एक रात के लिए मेरी बीवी बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूंगा। जब कुलदीप यह सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे भाई तो वैसा नहीं कर पाते हैं, और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? अब से तुम मुझे अपनी भाभी नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड ही समझना। कुलदीप बोला, भाभी, एक बात और है, मेरा तो छूते ही निकल जाए। मैं बहुत कंट्रोल करता हूं, लेकिन आप इतनी खूबसूरत हो। मैंने उसे कहा, इसकी चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी। तुम बस रात को तैयार रहना मेरे। इतना कहते ही कुलदीप खुश हो गया और उसने थैंक्स भाभी की रट लगा दी। कहने लगा, भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद मैं चली गई, क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे अजय को नहलाना भी था। जब अजय जी नहा लिए तो कुलदीप उन्हें बाहर टहला नहीं ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया
और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही कुलदीप ने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए। इतने में 10 बज चुके थे और अजय की दवाइयों का समय हो रहा था। इसीलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयां दे दी। अजय की मेडिसिन में नींद की गोलियां भी थीं, ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद आ जाए। अजय दवाइयां लेकर जल्दी ही सो गए। मैं उनका सर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि सूरज सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई। नहाकर मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी, बालों का जुड़ा बना लिया और महक के लिए परफ्यूम भी लगा लिया। वैसे तो मैं मेकअप कभी कभार ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा कर ही लिया ताकि चेहरा ब्लश करे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोली निकाली, जो कभी कभार अजय लेते थे, और मैं रसोई में चली गई। मैंने हल्दी और बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी, ताकि कि अजय को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 1 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और कुलदीप के कमरे में चली गई। आकाश बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वह उठकर खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला, तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो भी, अब मैं कैसी लग रही हूं? कुलदीप ने संकोच में कहा, भाभी, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। कुलदीप ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में पूरा दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। कुलदीप ने जवाब दिया, भाभी, पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आई हूं। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए मुझे भी शर्मा रही है। मैं कुलदीप को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया। कुलदीप ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद खाया। मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाई। वह तो सीधे ही पूजा शुरू कर देते थे। जब मैंने कुलदीप से कहा, अब बस भी करो, और कितने खाओगे? तो उसने जवाब दिया, नहीं भाभी, आपको नहीं पता ये कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। ये कुलदीप की पहली पूजा थी, इसीलिए वह आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाया। मैं तो ज्यादा नहीं थकी, लेकिन कुलदीप पसीने से भीग चुका था। मुझे भी 1.5 महीने बाद पूजन का सुख मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। इसके बाद कुलदीप थक चुका था और आराम करने लगा। मैं भी वहीं पर थी। जब मैंने उससे पूछा, कैसा लगा फर्स्ट टाइम? तो कुलदीप ने जवाब दिया, भाभी, सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए। आप दिल की बहुत अच्छी हैं, या कहूं तो दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बना लिया और अजय को दे आई। इसके बाद मैं कुलदीप को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में गई। वह भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा, भाभी, मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मुझे लगा कि शायद कुलदीप को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, कुलदीप, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। सच कहूं तो ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे भाई 5 महीने तक ठीक नहीं हो सकते और मुझसे इतना इंतजार शायद ही हो पाता। लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। प्लीज तुम इतनी टेंशन मत लो, और हाँ, इसके बारे में किसी से भी मत कहना। कुलदीप ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, भाभी, अगर यह मेरी मजबूरी बन गई तो मैंने कहा, आ जाना फिर अपनी भाभी के पास। मैंने कब तुम्हें मना किया है? इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और कुलदीप फिर से मेरी तारीफ करने लगा। भाभी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आप जैसी भाभी मिली। इसके बाद मेरे और कुलदीप के बीच पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मेरा मन करता, मैं कुलदीप से पूजन करवा लेती। इसी बीच कुलदीप के पापा ने फोन भी किया था कि वह घर आ जाए, लेकिन कुलदीप ने मना कर दिया। अब मेरे पति अजय भी चलने फिरने लगे थे, तो हम लोग बाजार भी घूमने लगे। कुलदीप अब मेरी ओर ज्यादा केयर करने लगा था। शाम को जब भी मैं अजय को सुलाकर कुलदीप के पास जाती, तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता
और सर भी दबाता। मैं कुलदीप से कहा भी करती थी कि मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता और कहता, चुप रहो भाभी, आप सारा दिन काम करती हो, इसीलिए थक जाती हो, तो इतना तो मुझे भी करने दो दोस्तों। शायद आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद ना आऊं, क्योंकि मैंने भाभी के रिश्ते को खराब किया है। लेकिन सच कहूं तो मैं भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन भावनाओं में सब कुछ हो गया। इसलिए प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करना और मेरी कहानी को सुनकर भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि सच में यह गलत बात होती है। आप तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने सोचा कि अब मेरे साथ हो ही गया है, तो मैं आप लोगों को सतर्क कर दूं, ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें। तो मेरी खातिर कमेंट में एक प्रॉमिस जरूर करके जाइए कि आप लोग अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।